लड़के ने एक बार फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन बेचैन और परेशान था, क्योंकि कहीं भीतर वह जानता था कि बूढ़ा सही था। वह उठा और चौक के कोने की दुकान से एक पाव रोटी ले आया। उसके मन में आया कि बूढ़े ने जो उस बेकरी वाले के बारे में कहा था वह उसे बता दे। मगर फिर उसने सोचा, कभी कभी जो चीजें जैसे हैं उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। उसने नान बाई को कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देता तो वह डबल रोटी बनाने वाला नान बाई भी सब कुछ छोड़कर कम से कम अगले 3-4 दिनों तक तो परेशान रहता ही। हालांकि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आदी हो चुका था, इसीलिए लड़के ने ऐसा करने से अपने आप को रोक लिया। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा, और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी, जहां से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी बताइए, कहाँ का? खिड़की के पीछे से टिकट वाले ने पूछा। शायद कल बताऊंगा, कहता हुआ वह खिड़की से पीछे हट गया। अगर वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा। वह यह सोचकर ही डर गया। एक और सनकी। टिकट वाले ने अपने साथी से कहा, किराए के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं हैं। टिकट खिड़की के पास खड़े खड़े उसे अपनी भेड़ें याद आईं और उसने निश्चय कर लिया कि वो गड़रिया ही बना रहेगा। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे कि भेड़ों का ऊन कैसे उतारा जाता है, गर्भवती भेड़ की देखरेख कैसे की जाती है और भेड़ों को भेड़ियों से बचाकर कैसे रखा जाता है। अंडलूसिया प्रदेश के सारे चारागाहों के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे यह भी मालूम चल गया कि उसकी एक भेड़ की क्या उचित कीमत है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त के तबेले पर जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते से जाएगा। जब वह शहर की चहार दीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था। वहां से दूर बसे अफ्रीका को वह अच्छी तरह देख सकता था। किसी ने उसे कभी बताया था कि मूर लोगों ने वहीं से आकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। इस ऊंचे पत्थर पर बैठकर वह पूरे शहर को देख सकता था। उसे वह चौक भी दिखाई दे रहा था जहां बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला, उसने सोचा। वह तो शहर के भीतर केवल इसीलिए आया था कि सपने बांचने वाली उस औरत से मिल सके, लेकिन न वह बुढ़िया और न ही वह बूढ़ा यह जानकर खुश हुए कि वह एक गड़रिया है। वे बड़े एकाकी लोग थे जिन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी, और न ही वे अनुभव कर सकते थे कि एक गड़रिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव हो सकता है। उसे अपनी एक एक भेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज्यादा सुस्त है। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ ऊन उतारने लायक हो गई है, किसे जिबह करना है और किस तरह। अगर उसने भेड़ों का साथ छोड़ दिया तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। इसी पुरवाई हवा के सहारे तो आक्रामक मूर भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहाँ आए थे। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ भेड़ें, और इस सब के बीच उसे इन दोनों में से किसी को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह ही उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। उस लड़की को तो शायद उसकी याद भी न हो। उसे क्या याद होगा कि वह उससे किस दिन मिला था। उस लड़की के लिए तो हर रोज एक जैसा ही है। उसके तो न आज में कोई फर्क है न कल में। जब हर दिन पहले दिन जैसा ही हो तब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग बाग हर सूर्योदय के साथ अपने आने वाले जीवन की अच्छी चीजों को पहचानना भूल जाते हैं। मैंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और पीछे छोड़ आया शहरी महल को। अब तो उन्हें भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई होगी, ठीक मेरी तरह। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी भेड़ों को भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जहां वह बैठा था वहां से चौक साफ नजर आ रहा था। लोगों का आना जाना जारी था।
जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी, वहां अब एक जवान जोड़ा बैठा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था। वह रोटी बनाने वाला बेकर, हवा और तेज हो गई थी और उसके थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वह हवा भी वैसी ही है जो अपने साथ यहाँ लाई थी मूरों को, पर साथ ही लाई थी रेगिस्तान की गंध भी और पर्दानसीन औरतों को और उन तमाम लोगों को जो सोने और पिरामिडों की तलाश में किसी अनजाने को खोजते हुए अपना पसीना बहाते बड़े साहस के साथ यहाँ आए थे। लड़के को उस हवा से ईर्ष्या होने लगी। कितनी आजाद थी वह हवा। काश वह भी उतना ही आजाद होता, मगर उसे अपने अलावा और कौन रोकने वाला था। भेड़े, व्यापारी की लड़की, अंडलूसिया के हरे भरे मैदान, वे सब तो उसकी नियति तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। अगले दिन दोपहर को वह लड़का फिर बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़ें भी लाया था। आश्चर्य, लड़के ने कहा। मेरे मित्र ने फौरन ही मेरी बाकी भेड़ें खरीद ली और कहा कि वह हमेशा से गड़रिया बनने का सपना देखा करता था और यह भी कि यह एक अच्छा शकुन है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब तुम पहली बार ताश खेलते हो तो जरूर जीतते हो। वह शुरुआती भाग्य होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। सफलता देकर वह तुम्हारे इरादे को और मजबूत बना देती है। उसके लिए तुम्हारी भूख बढ़ा देती है। कहते हुए वह बूढ़ा भेड़ों का मुआयना करने लगा। एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, इसके लंगड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मेरे सारे रेवड़ में सबसे ज्यादा होशियार भेड़ यही है और यही सबसे ज्यादा ऊन भी देती है। पर खजाना कहाँ है? अब यह बताओ। मिस्र में, पिरामिडों के पास। लड़का चौंका। वह बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था, मगर उसने तो लड़के से एक कौड़ी भी नहीं ली थी। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना होगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक पथ बनाया है। तुम्हें बस उन चिन्हों को पहचानना और समझना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े। इससे पहले कि लड़का कुछ जवाब देता, एक तितली उन दोनों के बीच आकर अपने पर फड़फड़ाने लगी। लड़के को अपने दादा की बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि तितलियां एक अच्छा शकुन होती है, वैसे ही जैसे कि झिंगुर और संभावनाएं, जैसे कि छिपकलियां और क्लोवर घास का 3 पत्तों वाला नहीं, चौपत्तिया पत्ता। बूढ़े ने जैसे लड़के के विचार पढ़ लिए हों, ने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दादा ने कहा था। यह अच्छा शकुन है। बूढ़े ने अपना लबादा खोला तो लड़का भौचक्का रह गया। बूढ़े ने अपने सीने पर सोने का भारी कवच पहन रखा था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। लड़के को अब समझ में आया कि कल जो चमक उसने देखी थी वह इसी की रही होगी। वह बूढ़ा वाकई बादशाह था और चोरों से बचने के लिए उसने वह रूप बना रखा था। यह लो। बूढ़े ने अपने कवच के बीच से एक सफेद और एक काला नगीना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरीम और थुमीम कहते हैं। काला हाँ का प्रतीक है और सफेद ना का। जब तुम शकुन अपशकुन के चिन्हों को पढ़ने में कभी भी शंकित होगे तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे सवाल हमेशा हाँ या ना में करना। वैसे अगर ले सको तो अपने निर्णय तुम खुद ही लेना। खजाना पिरामिडों में है, यह तो तुम्हें मालूम ही था। मैंने तो 6 भेड़ों की बात तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा इरादा निश्चय में बदल सकूं। लड़के ने वे दोनों नगीने अपनी थैली में रख लिए और तय किया कि इसी पल से वह अपने निर्णय अपने आप करेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक लेन देन का उद्देश्य केवल एक ही है और कुछ भी नहीं। शकुनों और चिन्हों की भाषा याद रखना और इन सब से ऊपर कभी न भूलने वाली बात कि अपनी नीति के पीछे तब तक चलते रहना जब तक कि उसे पूरी तरह न पा सको। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बूढ़े ने कहा। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उससे खुशी हासिल करने का राज जानकर आओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में घुसा तो देखा वहां कोई साधु संत नहीं था और न ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहां तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर कोनों में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था।
वह बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़के की बात सुनी, उसके आने का कारण जाना। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना ही चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए, तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। और उसने एक छोटे चम्मच में 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमो। ध्यान रहे कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई थी। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टंगे बेलबूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, यह सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो बराबर इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिर पाए। तो वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ, बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा। अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली। उसने चम्मच उठाया और एक बार फिर से महल देखने निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदरतम कलाकृतियों को देखा, बाग बगीचे देखे, चारों तरफ फैले पहाड़ देखे, फूलों की खूबसूरती देखी। सारी चीजें बड़े करीने और सुरुचि के साथ संजोई गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटकर उसने सारी बातें विस्तार से बताईं। लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो वह पाया कि वह अब खाली था। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूं। बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाले तेल की बूंदों को न भूलना। गडरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गडरिये को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब से संकेत बनाए। उसके बाद वह अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। दोस्तों, फिलहाल इस भाग को भी यहीं तक रखते हैं। इसके अगले भाग को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं आपसे इसके अगले भाग में।